नमस्कार, आज है 2 मार्च दिन बुधवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। ले चलेंगे आपको यूक्रेन, बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट्स, वहां पर युद्ध से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स। क्या वाकई में अब रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है? रूस पर सैंक्शंस का असर अब क्या हो रहा है? यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के सामने अब नई शर्त कौन सी रख दी है? शर्त पहले रूस के सामने रखता था यूक्रेन, लेकिन अब पश्चिमी देशों के सामने भी रख रहा है। इसका क्या मतलब है? ये तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहा है रूसी सेना का काफिला। खार्किव में रूसी सेना के कई हमले। ब्रिटेन बोला संयुक्त राष्ट्र के सदस्य पुतिन को युद्ध रोकने के लिए करें मजबूर। रूसी विदेश मंत्री लावरोव की अमेरिका और यूरोपीय देशों को चेतावनी, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह होगा परमाणु युद्ध। पुतिन की योजना को लेकर यूक्रेन का बड़ा दावा, ज़ेलेंस्की की जगह अपने करीबी यानुकोविच को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध से बाजार में तेज गिरावट, निफ्टी करीब 200 अंक टूटकर 16,600 के पास बंद। सेंसेक्स 750 अंक से ज्यादा लुढ़का। बैंक, फाइनेंस, ऑटो और फार्मा शेयरों ने बनाया दबाव। रूस यूक्रेन विवाद के चलते ब्रेंट क्रूड में उबाल। ब्रेंट क्रूड $114 के करीब पहुंचा। ओपेक का उत्पादन बढ़ाने से इनकार, कहा पुरानी पॉलिसी पर ही रहेंगे कायम। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय नागरिकों को सेफ पैसेज देने पर होगी बात। खार्किव में फंसे भारतीयों के लिए 1 घंटे में दूसरी एडवाइजरी जारी। पैदल ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे भारतीय। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। अब तक 3,000 से ज्यादा नागरिक लौटे। अगले 24 घंटे में 15 और फ्लाइट्स आएंगी। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, कैसे युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीयों को निकालने का मिशन चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 4 मार्च से 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थलों को भी पूरी तरह से खोलने की इजाजत। और माधवीपुरी बुच ने सेबी चेयरपर्सन का कार्यभार संभाला। अजय त्यागी के बाद मिली जिम्मेदारी। और आइए 360 की शुरुआत करते हैं रूस के ऐलान जंग से। तो रूस के यूक्रेन पर हमले के हर गुजरते दिन के साथ संकट बढ़ता जा रहा है। आज रूसी सेना ने यूक्रेन के खार्किव इलाके में सरकार से जुड़ी कई इमारतों को निशाना बनाया। जबरदस्त बॉम्बिंग और शेलिंग की खबर वहां से है। रूसी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बीच यूक्रेन में भारतीय राजदूत ने 1 ही घंटे के भीतर दूसरी एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय पैदल ही खार्किव छोड़ें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचें। कुछ भी हो सकता है, अनहोनी हो सकती है। किसी व्हीकल का वेट ना करें, किसी ट्रांसपोर्टेशन का वेट ना करें, पैदल ही संभव हो तो पहुंचे, जहां भी पहुंच सकते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले से पश्चिमी देश इस बीच नाराज हैं। वो लगातार रूस को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से अपील की है कि वो पुतिन को युद्ध रोकने के लिए हर हाल में कहें, दबाव डालें। इस बीच रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला भी लगातार जारी है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के सरकारी चैनल RT और स्पुतनिक पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही उसने 7 रूसी बैंकों को स्विफ्ट का जो पूरा फ्रेमवर्क है उससे बाहर कर दिया है। DHL ने रूस और बेलारूस में अपनी डिलीवरी सर्विस बंद कर दी है। और रूस ने भी अब इस बात को मानना शुरू कर दिया है। अर्थव्यवस्था का अब बुरे झटकों से गुजरने का दौर शुरू हो चुका है। रूबल कमजोर होकर जो उसका भाव है वो डॉलर के मुकाबले 112 पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ रूस लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए। रूस ने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। वहीं यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस जंग में बच्चों को निशाना बना रहा है। युद्ध की वजह से यूक्रेन में शरणार्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 8.5 लाख के करीब पड़ोसी देशों में शरणार्थी शरण लेने को मजबूर। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि रूसी हमले में अब तक 2000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। इधर आज रूस ने दावा किया कि उसने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन ने बाद में इसका खंडन किया। इस बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ओर से बयान आया है कि पुतिन को इतिहास
इस तरह से याद किया जाएगा जिस नेता ने रूस को कमजोर किया और नाटो को मजबूत। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमला करके वॉर क्राइम्स को अंजाम दिया है। तो यह है अब तक के अपडेट यूक्रेन से जुड़े हुए, और अब सिलसिलेवार तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कीव की ओर सेना जो है रूस की बढ़ रही है। आज रूसी सेना ने खेरसन, जो कि दक्षिणी यूक्रेन में पड़ता है, क्रीमिया के ठीक ऊपर, मोल्डोवा के ठीक सामने, उसे अपने कब्जे में लेने का दावा किया। लेकिन शाम होते होते भारतीय समय के अनुसार यूक्रेन ने इन दावों का खंडन किया है। खेरसन कब्जे में नहीं लिया है, यह उसका दावा है। लेकिन कीव की तरफ जो रूसी सेना बढ़ रही है उसका जरा आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पल पल इलाकों में बदले हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे 24 फरवरी को, तो ये जो आप गुलाबी इलाके में देख रहे हैं, यहां पर रूसी सेना ने शुरुआत में देखा था कि कीव पर इलाके में कब्जा नहीं कर पाई थी, लेकिन 25 तारीख को कीव की तरफ धीरे धीरे अपने आगोश में लेने की कोशिश की। ये इलाके वो हैं जहां पर रूसी सेना का प्रभुत्व बढ़ता हुआ नजर आया। ये 25 तारीख की बात है। इसके बाद 26 तारीख को देखिए, रूसी सेना का दबदबा इन इलाकों में, जो ये रेड शेडो आप देख रहे हैं, इन इलाकों में बढ़ता हुआ नजर आया। और उसके बाद अगर आप देखें तो 27 फरवरी तक आते आते कीव को एक तरह से घेर लिया था रूसी सेनाओं ने। तो ये वो इलाके हैं जो लगातार कब्जे में आते रहे। इसके बाद पूरा कंसंट्रेशन इन इलाकों से शुरू हुआ, ये बेलारूस से कीव की तरफ जाने वाले रास्ते, और यहां पर 28 फरवरी तक आते आते ये पूरा इलाका आप देखेंगे, ये पूरा रूसी सेना ने एक तरह से अपना दबदबा यहां पर बना दिया और कीव को घेरने की पूरी कोशिश की। ये दबाव और ज्यादा बढ़ता है 1 मार्च तक, और इस इलाके को भी साथ में कब्जा करते हुए, और इधर जो दोनबास का इलाका है वहां पर भी रूसी सेना ने अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे 24 फरवरी को जो स्थिति थी, ये स्थिति यहां पर कीव से काफी दूरी पर, उचित दूरी पर एक तरह से कह सकते हैं रूसी सेना कायम थी। लेकिन 1 मार्च तक आते आते अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका, लेकिन सवाल ये है कि कीव को अब तक कब्जे में, छठे दिन भी हो चुके हैं युद्ध के, लेकिन कीव को अब तक कब्जे में नहीं लिया है। पुतिन ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा नरसंहार नहीं चाहता हूं, संभवतः इसलिए कीव पर एक साथ धावा नहीं बोला जा रहा है। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों का कहना है कि जो सैंक्शंस हमने लगाए हैं रूस की तरफ, उनका ये असर है। तो ये पूरी स्थिति है सिलसिलेवार तरीके से 24 तारीख से 1 मार्च के बीच की। और अब आपको दिखाते हैं कि वहां पर ग्राउंड जीरो से किस तरह के युद्ध की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं, और किस तरह से इन तस्वीरों को देखकर दुनिया एक तरह से स्तब्ध है, एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी है। लेकिन साथ साथ एक आपको दिलचस्प तस्वीरें जो आज आपको दिखाएंगे वो है कि कैसे यूक्रेनी लोगों ने मोलोटोव कॉकटेल को हाथ में अपनाया है, कैसे शराब, वोदका और बियर की बोतलों में अब ज्वलनशील पदार्थ भर के उनका बम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे होंगे, इस तस्वीर से आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे। ये मोलोटोव कॉकटेल की तस्वीरें हैं, और ये जो व्यक्ति है ये दरअसल एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। इनके हाथ में जो बोतल है, आके आपको बाद में बताएंगे कि किस तरह से मोलोटोव कॉकटेल आज यूक्रेनी लोगों का हथियार बन चुका है। लेकिन कुछ और तस्वीरों से आपको समझाते हैं कि वहां पर ट्रेनिंग किस तरह की चल रही है। ये देखिए, ये यूक्रेन का झंडा, और ये व्यक्ति यूक्रेनी मोलोटोव कॉकटेल फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा है। ये दरअसल जो तस्वीरें हैं ये रिहर्सल्स की हैं। जो लोकल अथॉरिटीज हैं, वहां की सरकार ने बाकायदा परमिशन दी है लोगों को कि आप मोलोटोव कॉकटेल अपना बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। कुछ और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, और ये ज्वलनशील पदार्थ के साथ साथ उसको स्प्रेड करने के लिए स्प्रिंटर्स भी भरे जाते हैं। तो ये उसी की तस्वीरें हैं मोलोटोव कॉकटेल बनाने की। कुछ और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां पर मोलोटोव कॉकटेल बनाया जा रहा है। और ये देखिए, वहां की जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर, पूरा का पूरा परिवार इन बॉटल्स में ज्वलनशील पदार्थों को भर रहा है, मोलोटोव कॉकटेल बना रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इस मोलोटोव कॉकटेल से वहां के लोगों ने रशियन टैंक्स को तबाह तक किया है। तो ये है वो तस्वीरें जो मोलोटोव कॉकटेल का आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, और मोलोटोव कॉकटेल की ये तस्वीरें। अब मोलोटोव कॉकटेल है क्या,
कैसे इसका ये नाम पड़ा और कैसे ये आज यूक्रेनी लोगों का हथियार बन चुका है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन में तबाही मचा रही रूसी सेना को जवाब देने के लिए आम यूक्रेनी नागरिक भी मैदान में हैं। युवाओं ने हाथों में बंदूक उठा ली है। विदेशों से भी यूक्रेनी वापस लौट रहे हैं। यूक्रेन के लोग रूसी टैंकों का मुकाबला अपने जज्बे, हौसले, बंदूकों के साथ साथ एक और चीज से कर रहे हैं। ये है शराब, वोदका और बियर की बोतलें, और ये रूसी टैंकों पर कहर बनकर टूट रही हैं। लेकिन ये शराब की कोई आम बोतलें नहीं हैं, ये हैं मोलोटोव कॉकटेल। दरअसल मोलोटोव कॉकटेल यूक्रेन में रूस के खिलाफ आम लोगों की जंग का प्रतीक बन चुकी है। ये पेट्रोल बम सरीखा हथियार है। इसे एक बोतल की मदद से तैयार किया जाता है। इसमें पेट्रोल, अल्कोहल और मोटर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। बोतल के ऊपरी हिस्से को ढक्कन की जगह कपड़े से बंद किया जाता है। जब इसका इस्तेमाल करना होता है तो कपड़े में आग लगाकर दुश्मन की ओर फेंका जाता है। कई बार इसमें ब्लीच और एसिड का प्रयोग भी किया जाता है ताकि नुकसान ज्यादा हो। मोलोटोव कॉकटेल यूक्रेन के कई इलाकों में हमला करने के लिए सबसे कारगर और देसी हथियार माना जा रहा है। खुद यूक्रेन की सरकार की ओर से आम लोगों को कॉकटेल बनाने और दुश्मन पर इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। जब ये बोतल फूटती है तो बोतल में मौजूद मिश्रण आग के शोलों में तब्दील हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल और शराब दोनों ही ज्वलनशील होती हैं। मोलोटोव कॉकटेल का ध्यान दुनिया पर हाल ही में तब गया जब रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बम बनाने की आम लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और मोलोटोव कॉकटेल ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। गूगल के मुताबिक यूक्रेन में गूगल पर हाउ टू मेक अ मोलोटोव कॉकटेल सबसे ज्यादा सर्च किया गया। यूक्रेन के टीवी चैनल्स भी मोलोटोव कॉकटेल बनाने की विधि का प्रसारण करते नजर आए। बाद में यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया कि मोलोटोव कॉकटेल ने रूस के कई टैंक तबाह कर दिए। दुनिया भले ही आम लोगों के इस नायाब देसी हथियार से दंग हो, लेकिन यूक्रेन में बम बनाने की इस आइडिया की जड़ें 83 साल पहले से जुड़ी हुई हैं। दरअसल ये समय था दूसरे विश्व युद्ध का। सोवियत रूस लगातार फिनलैंड पर चढ़ाई कर रहा था। फिनलैंड लड़ाकों के पास मुकाबला करने के लिए चंद गोलियां बची थीं। वहीं रूसी सैनिकों के पास T-26 और T-28 टैंक थे। लेकिन फिनलैंड के लड़ाकों ने रूसी डीजल टैंकों को पेट्रोल और शराब से बने बमों से उड़ाना शुरू किया। कहा जाता है कि उस वक्त फिनलैंड ने 115 दिन में 350 रूसी टैंक तबाह कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो ये दिलचस्प कहानी मोलोटोव कॉकटेल की, और ये मोलोटोव कॉकटेल आपको बताएं कि कई दिनों तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहा। और जैसा हमने आपको रिपोर्ट में भी बताया कि यूक्रेन में एक दौर में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेंटेंसेस में से था हाउ टू मेक मोलोटोव कॉकटेल, और वहां पर लोग आज भी मोलोटोव कॉकटेल बनाकर रूसी टैंक्स का मुकाबला कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये हुआ है कि ज़ेलेंस्की साहब, जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उन्होंने रशिया के साथ साथ तो वो बातचीत की शर्त रख रहे थे, साथ ही साथ अब पश्चिमी देशों से, नाटो से भी कुछ नई शर्तें रख दी हैं। वो शर्तें क्या हैं, क्यों हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताते हैं। देखिए, दरअसल माना यह जा रहा है, यूक्रेन भी इस बात से नाराज है कि पश्चिमी देश वो एग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं यूक्रेन के, रशिया के खिलाफ, जो उनको दिखाना चाहिए था। वॉर से पहले तो कहा जा रहा था आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही रूस ने अटैक किया, हर कोई पीछे चला गया और अब वो कागजों पर अपने ट्रीटीज को, इंटरनेशनल लॉज को, एथिक्स को खंगाल रहे हैं, और यूक्रेन इससे खासा नाराज है। अब यूक्रेन साफ तौर पर कह रहा है कि पश्चिमी देश अगर सीधे वॉर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते तो एक काम करो, हम नाटो में भी नहीं जाएंगे, एक काम करो,
लेकिन वो शर्त आपको हमारी माननी पड़ेगी। वो शर्तें क्या है जरा फटाफट से आपको बता देते हैं। तो जेलेंस्की साहब की नई शर्तें, इन शर्तों का क्या मतलब है, ये नाटो के सामने क्यों शर्त रख रहे हैं, ये आपको बताएं। जेलेंस्की की नई डिमांड, पहला, पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। ये जेलेंस्की साहब कह रहे हैं पश्चिमी देशों से कि आप हमला मत कीजिए, कम से कम नो फ्लाई जोन तो घोषित कर दो। नो फ्लाई जोन घोषित हो जाएगा तो रशियन जो एयरफोर्स है, जो अभी तक पिक्चर में नहीं आई है, वो नहीं आएगी, और अगर आएगी तो उसको फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ तो डिटरेंस होगा, पहला। दूसरी डिमांड, नाटो की सदस्यता से पीछे हटने को हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं कि रशिया चाह रहा है कि नाटो में मत आओ, हम नहीं आते हैं, लेकिन शर्त यह कि कानूनी रूप से बाध्य सुरक्षा समझौते हों। किसके साथ? नाटो के साथ। किसके? यूक्रेन के। नाटो के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन अगर बाध्यकारी शर्तें होंगी, रशिया अगर अटैक करता है तो नाटो आएगा, पश्चिमी देश आएंगे, तो फिर ये वाली शर्तें हमको दे दो। तो ये 3 शर्तें जो हैं ये रखी हैं जेलेंस्की साहब ने। इसके अलावा भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन क्यों कही हैं, ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो था दूसरे दौर की बातचीत का। लेकिन जेलेंस्की साहब ये भी चाहते हैं कि पड़ोसी मुल्कों के साथ विशेष संबंध हो। पड़ोसी मुल्क कौन? रशिया नहीं, नीचे की साइड जो पड़ोसी मुल्क है जो नाटो में हैं, उनके साथ विशेष संबंध हो, ताकि कोई दिक्कत हो तो वो उनकी मदद के लिए आ पाए। क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान सुनिश्चित हो, इसकी गारंटी मिले। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भैया देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि यूक्रेन ने आपको जानबूझ के रूस के साथ युद्ध में झोंक दिया है, तो ऐसा नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप युद्ध में झोंके, लेकिन हमको आप सुरक्षा की गारंटी दे दो। तो जेलेंस्की साहब अब एक तरफ रशिया को आंख दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं नाटो और पश्चिमी देशों से, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप हमारी डिमांड मानिए। आज उन्होंने सुबह ये इंटरव्यू में बात कही है। बेसिकली ये सारी बातें उन्होंने क्यों कही? क्योंकि आज रूस और यूक्रेन के बीच में दूसरे दौर की बातचीत होनी है। क्या इस दौर की बातचीत से कोई उम्मीदें लगाएं? पहले दौर की बातचीत में क्या हुआ था, बहुत सारी बातें छनकर सामने नहीं आई थी, लेकिन जी बिजनेस आपके लिए पूरी रिसर्च करके अंदर 5 घंटे क्या कुछ बातचीत हुई है वो निकाल कर आया है। इस रिपोर्ट को देखिए, पहले दौर की बातचीत में क्या हुआ, और समझेंगे कि दूसरे दौर की बातचीत से क्या कुछ हम उम्मीद निकाल सकते हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। यूक्रेन पर हुए आक्रमण के बाद से वहां से चंद राहत भरी खबरों में से एक थी दोनों देशों के बीच बातचीत की पहल। एक तरफ रूस यूक्रेनी शहरों पर बम बरसा रहा था, तो दूसरी तरफ बातचीत पर भी हामी भर रहा था। जैसे तैसे 28 फरवरी को रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि एक टेबल पर आए। रूस चाहता था कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो, लेकिन यूक्रेन ने मिन्स्क के लिए हामी नहीं भरी। आखिरकार बेलारूस बॉर्डर पर गोमेल शहर में दोनों देशों के प्रतिनिधि मिले। ये बैठक 5 घंटे से ज्यादा देर तक चली। आइए आपको बताते हैं कि दोनों देशों की ओर से कौन कौन से प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में यूक्रेन की ओर से रक्षा मंत्री एलेस्की रेजनिकोव, सत्ताधारी सर्वेंट ऑफ द पीपल गुट के प्रमुख डेविड अरखामिया और उप विदेश मंत्री निकोले टोचित्स्की शामिल हुए। जबकि रूस के प्रतिनिधिमंडल में मिन्स्क में मॉस्को के राजदूत, रूस के उप रक्षा मंत्री, एक वरिष्ठ सांसद और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेंडेस्की शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दोनों ओर से प्रतिनिधियों की शिरकत से कई मायने भी निकाले गए। कहा गया कि यूक्रेन ने बातचीत के लिए जहां अपने रक्षा मंत्री को भेजा, वहीं रूस ने प्रतिनिधिमंडल की कमान पूर्व संस्कृति मंत्री मेंडेस्की को दी, जिससे साबित होता है कि रूस बातचीत सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। बहरहाल रूस ने फिर दोहराया कि वो आगे भी बातचीत जारी रखना चाहता है, लेकिन उसे यूक्रेन पर शक है। इस बीच सवाल यह भी है कि आखिर पहली बैठक में 5 घंटे चली बातचीत का नतीजा क्या निकला। यह बैठक दरअसल बेनतीजा निकली, और एक ही बैठक में इतनी बड़ी समस्या के समाधान की उम्मीद भी कोई नहीं कर रहा था। लेकिन दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात एक दूसरे के सामने रख दी। आइए जानते हैं 5 घंटे किन मुद्दों के इर्द गिर्द ये बातचीत चली। सबसे पहले बात यूक्रेन की। यूक्रेन की मुख्यतः 2 डिमांड्स थी। पहली ये कि रूसी सेना तुरंत सीज फायर करे। इसके अलावा रूस क्रीमिया और डोनबास समेत पूरे यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुलाए।
जबकि रूस ने भी अपनी 3 डिमांड यूक्रेन के सामने रखी। पहला ये, यूक्रेन नाटो में जाने की जिद छोड़े। दूसरा ये कि यूक्रेन लोहांस्क और दोनेश्क इलाकों को राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दे। और तीसरी ये कि यूक्रेन क्रीमिया को रूस का अभिन्न अंग माने। इनमें से रूस और यूक्रेन एक दूसरे की कितनी बातों पर अमल करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दूसरे दौर की बातचीत की बारी है। लेकिन बातचीत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस से बमबारी बंद करने को कह रहे हैं। पिछली वार्ता के दौरान भी 5 घंटे तक बातचीत और बमबारी दोनों जारी थी, लेकिन इस बार यूक्रेन सिर्फ बातचीत चाहता है, बमबारी नहीं। कीव की ओर बढ़ते रूस के 40 किलोमीटर के लंबे काफिले की रफ्तार जरूर धीमी हुई है, लेकिन खार्किव और खेरसन समेत तमाम शहरों में जारी रूसी बमबारी बता रही है कि रूस फिलहाल बमबारी रोकने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं कि रूस किस तरह से चारों तरफ से आर्थिक नाकेबंदी के बीच घिरता नजर आ रहा है। रूस घिरता जा रहा है, इस बात की बानगी आज एक बार फिर देखने को मिली। इस बात की पुष्टि एक तरह से की है पश्चिमी देशों की आर्थिक नाकेबंदी के बीच रूस के लिए एक बुरी खबर आई है, और यह बुरी खबर लाया है इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन के मुताबिक रूस के 16 मार्च तक रूस को $700 मिलियन यानी कि $70 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट करना है। हालांकि इसके बाद उसके पास 30 दिन का ग्रेस पीरियड जरूर होगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल तक हर हाल में रूस को $70 करोड़ का पेमेंट करना होगा। वैसे तो ये छोटा अमाउंट आपको लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह से सैंक्शंस लगे हैं रशिया पर, वो उस बीच में इस पैसे का जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। और अगर ये पेमेंट नहीं हुआ तो रूस डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ सकता है। जेपी मॉर्गन ने साफ तौर पर कहा है। डिफॉल्ट की कैटेगरी में आने का मतलब क्या है? रूस की रेटिंग खराब हो जाएगी। रेटिंग खराब होने का मतलब यह है कि उसे कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं आएगा, महंगाई बढ़ने लगेगी। दरअसल हर देश को अपनी सरकार चलाने के लिए कर्ज की जरूरत होती है और वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से ये कर्ज उठाता है। रूस ने भी अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लिया हुआ है और उसकी किस्त के रूप में उसे $700 बिलियन का ये कर्ज चुकाना है। अब सवाल ये है कि क्या इतने से जो सैंक्शंस लगे हैं, क्या रूस वाकई में झुकने को तैयार होगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बीच ये सैंक्शंस और कसते जा रहे हैं और एक एक करके तमाम दिग्गज कंपनियां दुनिया की वो रूस से मुंह मोड़ रही हैं। अब जरा आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अब तक रशिया पर शिकंजा कसते हुए कौन कौन सी ग्लोबल कंपनीज, एविएशन सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने पलटवार किया है एक तरह से रशिया पर। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, जवाब आ रहा है दुनिया भर से। तो क्या है दुनिया में रूस पर इस पलटवार की कहानी, यह आपको दिखाते हैं। रशिया पर काउंटर अटैक। देखिए, सबसे पहले ऑटो सेक्टर में अगर देखें तो बड़ा काउंटर अटैक किया फोर्ड ने। फोर्ड में आपको बता दें कि मंगलवार को तमाम ऑपरेशंस को सस्पेंड करने का ऐलान किया था रशिया में। आपको बताएं कि फोर्ड सोलर्स जो रशिया में है, लगभग 4000 एम्प्लॉय वहां पर काम करते हैं और साथ ही साथ इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा भी थोड़ा सा फोर्ड से आता है वहां पर। तो इनके द्वारा अपनी हाथ पीछे खींचने से मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जनरल मोटर्स जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई हम फिलहाल अपने एक्सपोर्ट्स को बंद कर रहे हैं कंट्री के लिए। अगर आप देखेंगे एविएशन सेक्टर में तो बोइंग एक सबसे बड़ा प्लेयर, उसने कहा है कि हम तमाम सपोर्ट्स जो हैं रशियन एयरलाइंस को, ये बोइंग का कहना है, हम बंद कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट से नाराज हैं। हमारी टीम जो है वो फोकस कर रही है हमारे दूसरे टीममेट्स की सेफ्टी पर और इसलिए हम वहां पर तमाम ऑपरेशंस को और सपोर्ट को बंद कर रहे हैं। कुछ यही ऐलान एयरबस ने भी किया है। एयरबस ने कहा है कि हमारी तमाम सपोर्ट सर्विसेज जो रशियन एयरलाइंस के लिए हैं, चाहे वो सप्लाई हो, स्पेयर पार्ट्स हो, वो हम बंद करेंगे। तो एयरबस ने भी एक तरह से मुंह मोड़ लिया है। बड़ी टेक कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो एप्पल ने तमाम प्रोडक्ट्स को सेल करने से मना कर दिया है रशिया में। इसी के साथ मेटा की जो फेसबुक है, फेसबुक ने कहा है कि हम रशियन न्यूज आउटलेट्स आरटी और स्पुतनिक को अक्रॉस यूरोपियन यूनियन को रोकेंगे, उनको ब्लॉक करेंगे। ऐसे ही ट्विटर ने भी ऐलान किया है। ट्विटर ने कहा है कि हम अपनी विजिबिलिटी को रिड्यूस करेंगे और साथ ही साथ
रशियन स्टेट मीडिया का जो कंटेंट है उसको भी ब्लॉक करेंगे। तो ये ट्विटर की ओर से, बड़ी टेक कंपनियों की ओर से रशिया पर एक तरह से काउंटर अटैक। इसके साथ साथ अगर हम एनर्जी सेक्टर की तरफ अगर जाएंगे, वो भी आप देखेंगे कि एनर्जी सेक्टर में ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है, एक्सॉन है, एक्विनोर है, टोटल इंजीनियरिंग है, तमाम लोगों ने रशिया से मुंह मोड़ लिया है। और सवाल अब यही है कि क्या इन प्रतिबंधों के बावजूद, इन प्रतिबंधों के बाद जो अब बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं, बड़े जायंट्स हैं, दुनिया के बड़ी प्लेयर्स हैं, वो जो रशिया से मुंह मोड़ रहे हैं, क्या उससे रूस अलग थलग पड़ेगा? हमारे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जाने माने जानकार कमर आगा साहब जुड़ चुके हैं। कमर सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या सर आपको कोई संकेत मिल पा रहे हैं कि रशिया अब अपने किए पर पछता रहा हो? पुतिन साहब अब ये आत्म अवलोकन कर रहे हो कि ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया या कुछ ज्यादा कर दिया, ये या सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा रशिया चाहता था? देखिए, कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि जिस तरीके से उसके जो प्रतिबंध लगे हैं वो बहुत ही भयानक किस्म के प्रतिबंध है। रशिया की इकोनॉमी बिल्कुल क्रिपल हो जाएगी। रशिया जो है इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर होता चला जा रहा है, स्विफ्ट से बाहर हो रहा है। उसका मेजर जितने बैंक्स हैं वो अलग हो गए हैं और बगैर स्विफ्ट के आप जानते हैं ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता ग्लोबली। तो कैसे इकोनॉमी सरवाइव करेगी, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मगर दूसरी तरफ रशिया का ये मानना है, उसने ये भी तय कर रखा है कि हम किसी भी सूरत से यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। ये यूरोपियन का मैक्सिमम वो उसने जो कहा है कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन ले ले, और उसके लिए उसने ये भी कहा है कि हम न्यूक्लियर थ्रेट भी, उन्हीं ने आज भी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने न्यूक्लियर थ्रेट भी दिया है। रशिया एक बहुत शक्तिशाली देश है, उसको अगर ये पश्चिमी देश जो सोच रहे हैं कि बिल्कुल ईरान या जिस तरह दूसरे देश थे उस तरह क्यूबा या उस तरीके से इसको डील करेंगे तो मुश्किल होगी। रशिया आखिर तक लड़ेगा। उसने ऑलरेडी यूक्रेन की सेना को का बड़ा सेक्शन को डिसेबल्ड कर दिया है, हालांकि वो वहाँ पे फंसे हुए नजर भी आते हैं। दूसरी तरफ ये कि वहाँ से निकलना भी उनके लिए मुश्किल है। अब रशिया न्यूक्लियर बात कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि बातचीत हमसे करो और बातचीत करने के बाद इस मसले को हल करो। रशिया ये भी जानता है कि लंबे समय तक रुकने का मतलब वो एक अफगानिस्तान लाइक सिचुएशन बन जाएगी, उसमें फंसना नहीं चाहता। ये वॉर ऑफ नर्ड्स है, अब देखना है कि किसकी जीत होती है। रशिया का मानना यह है कि नेटो और यूरोपियन यूनियन, अमेरिका समेत ये बहुत पावरफुल है, लेकिन वो ये भी कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास बेस्ट डिलीवरी सिस्टम है जो किसी के पास नहीं है, और हमको अगर बिल्कुल कॉर्नर किया गया तो हम किसी हद तक जा सकते हैं, यानी न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन ने भी ये बात कही है, अब आज फॉरेन मिनिस्टर ने भी बात की है। देखना यह है कि किस तरीके से आगे बढ़ता है। उसने ये भी कहा है बिल्कुल कि सर, और मैं इस बीच एक अपडेट जरूर अपने दर्शकों को दे दूं कि जिस सेकेंड दौर की बातचीत का हम जिक्र कर रहे थे, खबर ये आ रही थी कि ये बातचीत होगी या नहीं, क्योंकि आज सुबह रशिया की ओर से बयान आया कि हम तो तैयार हैं पर यूक्रेन का पता नहीं है। ऊपर से जेलेंस्की साहब भी कह रहे थे कि हम बातचीत तभी करेंगे जब बॉम्बिंग कम होगी या बंद होगी। लेकिन अब खबर, ये स्थिति साफ होती जा रही है कि सेकेंड राउंड के टॉक्स होंगे, और जो रशियन जो काउंटर पार्ट है यूक्रेनियंस का, वो अब बेलारूस का के बॉर्डर पर जो ये गोमेल शहर है, यहाँ के किसी अज्ञात लोकेशंस की तरफ रवाना हो चुका है। तो सेकेंड राउंड की टॉक्स होंगी, अब से कुछ देर बाद होने जा रही हैं, लेकिन क्या इससे नतीजा निकल पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल। आगा सर, क्या आपको लगता है कि सेकेंड राउंड की टॉक से कुछ उम्मीद करें हम? नहीं, अभी तो एजेंडा तय हो रहा है, अभी तो एजेंडा तय हो रहा है। रियल टॉक तो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे शुरू होंगी और फिर फाइनल जो होगा वो समिट मीटिंग में तय होता है। ये उससे भी, ये तो सिग्नेटरी लेवल की भी टॉक्स नहीं है, ऑफिशियल जा रहे हैं जो बात कर रहे हैं, ये एजेंडा बनाएंगे और एजेंडे में ये तय होगा। दूसरी तरफ ये भी है कि और भी बहुत से देश हैं, भारत समेत बहुत से देश हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप युद्ध विराम होना चाहिए और इस तरह की बातचीत हो। तो उम्मीद ये है कि जब सीरियस बात शुरू होगी तो युद्ध विराम की भी बात है। इसीलिए उसने आज ये जो थ्रेट फॉरेन मिनिस्टर ने दिया था, इसलिए कि रशियन जिस बात को कहते हैं वो कर भी दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सीधे बम लंदन, पेरिस या
न्यूयॉर्क पे डाल देंगे, लेकिन ये है कि वो एक वीपन टेस्ट भी कर सकते हैं किसी हाई सी के ऊपर या किसी ऐसी जगह पे वो, और उन्हीं ने अपना न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसको भी रिलीज किया है, सी में भेजा है कहीं पे अज्ञात जगह पे, और उसमें ये जिसके अंदर इस तरह के मिसाइल हैं जो न्यूक्लियर वेपन लेके जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन रशियन की जो स्ट्रेटजी है वो मुझे ये लगती है